हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का लास्ट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्या है वो टॉपिक आपका। टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहता है कि अगर हम किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पे एक जैसी हो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को। हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर समझ लेते हैं कि ये कैसी होगी। ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। सबसे पहले जो ये लाइंस हैं ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं। ये हमारी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ। इसके अंदर हमने ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब इलेक्ट्रिक डायपोल है तो एक नेगेटिव चार्ज होगा और सेम मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज जो ये यहाँ दिखाए हुए हैं। क्लियर है? इसके बाद डायपोल की डिस्टेंस होगी जो हम क्या लेते हैं 2a। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है इसका डायपोल मोमेंट p होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस से प्लस, जो हमारी ये डायरेक्शन इसकी दिखाई हुई है। ये सब टर्म्स हम देख चुके हैं। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम मिलेगी। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क कितना लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। ये आप +1 क्लास में करके आए हैं। F क्या होता है आपका फोर्स और R आपका क्या होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि हमारा इस डायपोल के ऊपर टॉर्क कितना है। टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो यहाँ हमने देखा कि एक तो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्ज के ऊपर हमारा जो फोर्स लगेगा, तो जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो फोर्स की डायरेक्शन अलग लगाता है और नेगेटिव के ऊपर अलग। ये हमने पहले भी देखा था कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? ये तो बात हुई डायरेक्शन की। अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि फोर्स लगेगा कितना। तो देखिए जब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या की थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, हमने ये डेफिनेशन की थी। अब यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, हमें फोर्स निकालना है। तो अगर फोर्स की वैल्यू निकालें तो इस चार्ज को कहाँ ले जाएंगे? इस तरफ। तो फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में चार्ज। क्लियर है? चार्ज कौन सा? जिस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्शन निकालते हैं कि जो डायरेक्शन तो हमें पता चल चुकी है फोर्स की। अब हम ये निकालते हैं फोर्स लगेगा कितना। तो हमने अभी फॉर्मूला किया, फोर्स कितना होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास पहला फोर्स है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसी प्रकार से जो हमारा नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, हम इसको अगर F2 नाम दें तो ये हमारा कितना होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बस सिर्फ डिफरेंस क्या है हमारा? चार्ज नेगेटिव है तो माइनस QE हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास दोनों फोर्स आ चुके हैं F1 और F2। अब हम पहले ये निकाल लेते हैं कि हमारे इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। नेट फोर्स तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि QE मैग्नीट्यूड का फोर्स इस डायरेक्शन में है और माइनस QE जो मैग्नीट्यूड का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। अब आप देखोगे मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, QE और QE, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम नेट फोर्स इसके ऊपर निकालें तो नेट फोर्स कितना होगा? QE के साथ ऐड करेंगे माइनस QE को, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितना आएगा अपने पास? 0। चलिए इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे लिखेंगे हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने जो फिगर बनाई है उसके बारे में बताओगे। यहाँ पे देखिए एज शोन इन फिगर, ये आपको नहीं लिखना होता। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q एंड लेंथ 2a। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में यहाँ तक बताया है।
प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो हमारे केस ही चेंज हो जाएंगे। मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, जो हमारा इसके साथ एंगल थीटा बनाएगा। इट हैज ए डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, स्मॉल पी से लिखते हैं, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, तो क्यू इनटू 2a। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमने निकाला कि हमारा फोर्स कितना लगेगा। देखिए फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने निकाला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने निकाला फोर्स जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगेगा वो कितना होगा, ये बनेगा आपके पास माइनस क्यू ई। क्लियर है। अब अगर हम इनको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के चलें और हम टोटल फोर्स निकालें तो टोटल फोर्स कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कितना आया टोटल फोर्स, 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर नेट फोर्स, ध्यान देना नेट फोर्स की बात कर रहे हैं हम। अगर हम अलग अलग जो प्लस और माइनस चार्ज भी देखें तो वहां पे तो फोर्स है, लेकिन अगर नेट ओवरऑल फोर्स की बात करें तो वो फोर्स कितना है आपका, 0 है। क्लियर है। जो इसने बोला था कि एंगल थीटा बनाएगा, ये देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इसके साथ इसने एंगल थीटा यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसके बाद ये तो हमारी बात थी नेट फोर्स की। अब हम टॉर्क की बात करते हैं कि टॉर्क कितना होगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि फोर्स आपके पास किस प्रकार से लगा, 2 फोर्स हैं, और अगर आपके पास 2 फोर्स अपोजिट और इक्वल डायरेक्शन में लगे हैं तो वो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। देखिए hence the net translating force on a dipole in a uniform electric field is 0, but the two equal and opposite forces act at different points of the dipole. They form a couple which exerts a torque. तो देखिए इसने क्या बताया है, इसने कहा कि जो ट्रांसलेटिंग फोर्स है वो तो आपके पास 0 है। अब ये ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो हमारे डाइपोल में ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करवा सकता था। देखिए हमारा डाइपोल इस प्रकार से था, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, एक F1 इसको नाम देते हैं, F2 नाम इसको देते हैं। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या था, हमारे इस डाइपोल को इधर मूवमेंट करवा दे, मतलब ऐसे का ऐसा इसी पोजिशन में इसको आगे खींच के ले जाए, वो तो हमारा होता था ट्रांसलेशनल फोर्स। अब आगे ये इसको ले जा नहीं सकता, क्योंकि अगर ये फोर्स इसको इधर खींचेगा तो इतनी ही ताकत से हमारा इधर वाला फोर्स इसको इधर खींचेगा, तो हमारा डाइपोल जहां है उसी पोजीशन में रहेगा, आगे या पीछे मूव नहीं कर सकता। क्लियर है। ये तो बात हुई ट्रांसलेशन फोर्स की। अब हम बात करते हैं टर्निंग इफेक्ट वाले की। अब देखिए ये फोर्स आपका इधर लगेगा और ये वाला जो फोर्स आपका है वो आपका इधर लगेगा। अब इस प्रकार से टेढ़ी आप इसको ऐसे मान सकते हो, आपके पास एक स्टिक है, एक छड़ी है। अब इसको आप इधर से तो यहाँ खींचो और इधर से इसको यहाँ खींचो, तो जो आपकी ये स्टिक है ये इस प्रकार से बैंड होते होते इस प्रकार से हो जाएगी बिल्कुल सीधी। क्लियर है। तो हमारा जो डाइपोल इस पोजीशन में था वो यहाँ से चेंज होके कैसे हो गया, इस पोजीशन में। क्लियर है। इसका मतलब इसने क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया। और इस प्रकार के हमारे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे उसको हम कपल बोलते हैं। और कपल की टेंडेंसी क्या होती है कि वो टॉर्क लगाता है, और टॉर्क हमारा क्या होता है, जो किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा करवा दे। क्लियर है। तो अब ये टॉर्क जो है हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा, टॉर्क आपके पास F इंटू आर होता था, ये इसने यहाँ से लिखा हुआ भी है कि जो टॉर्क है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस, कि जो 2 फोर्स आपके लगे हुए हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आइदर फोर्स में आपका चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला ले लो चाहे नेगेटिव चार्ज वाला, वो तो हमारे पास वैल्यू सेम है क्यू ई। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे चार्ज का, क्योंकि चार्ज जो माइनस क्यू है वो उसकी पोलैरिटी दिखाता है। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्यू इंटू ई। अब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। ये इसने लिखा है 2a sin थीटा। चलिए देखते हैं ये वैल्यू कैसे आई। अब यहाँ देखिए आपके पास 2 फोर्स हैं, एक तो फोर्स ये वाला, एक फोर्स ये वाला। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हमें चाहिए इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने को ये डिस्टेंस इसके अंदर निकालनी है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें इसका पता है, ये हमारे डाइपोल की लेंथ है जो कितनी है
2a। हमें इस एंगल का पता है कितना है थीटा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये कितना एंगल हो गया आपके पास 90। क्लियर है। तो क्या ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी? अगर हम इसको अपनी इजी करने के लिए नेम दे दें इसको ए बी सी अपने पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके अंदर बेस कौन होगा ए सी, क्योंकि ये एंगल भी इसके ऊपर 90 भी, यहाँ दोनों एंगल इसके ऊपर हैं। तो आपको निकालना क्या है बी सी की डिस्टेंस आपको निकालनी है। बी सी आपका क्या बनेगा इसके अंदर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई, नीचे हम वो साइड लेते हैं जो अपने को पता हो, तो 2a वाली अपने को पता है, तो ये अपना क्या है हाइपोटेन्यूज, इसकी जो हम क्या लिख सकते हैं 2a। अब आप देखिए p बाई एच आपके पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है साइन थीटा, तो इसके इक्वल टू में क्या बनेगा आपका साइन थीटा। आपको तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस 2a को डिवाइड से कहाँ ले जाओ इधर मल्टीप्लाई में, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a साइन थीटा। क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर 2a साइन थीटा। अब इसके अंदर 2a और क्यू को हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्यू इंटू 2a, यहाँ बचा अपने पास e साइन थीटा, और 2a क्यू की वैल्यू हमें पता है डायपोल मोमेंट की टर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं p से लिख सकते हैं, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी बनी pe साइन थीटा। क्लियर है। ये आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन हो जाता है मैग्नीट्यूड की टर्म में। अगर इसको हम डायरेक्ट वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो कैसे करेंगे, देखो टॉर्क साइन थीटा है, आपको पता है साइन थीटा के लिए क्या यूज होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p वेक्टर इंटू e वेक्टर, ये आपका क्या बन जाएगा इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है, जो आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। अब इसका अगर हम स्पेशल केस करें तो देखिए स्पेशल केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो टॉर्क है वो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। तो स्पेशल केस फर्स्ट में हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। अब देखो P और E ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट है, सिर्फ चेंज क्या होगा अपना एंगल चेंज होगा साइन थीटा। अगर हमें इसको मैक्सिमम बनाना है तो साइन थीटा की क्वांटिटी को मैक्सिमम करना होगा, और आपको पता है साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, और ये 1 कितने पे होगा 90 डिग्री पे। इसका मतलब पहले केस में आप लिखोगे इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस में जो आपका टॉर्क होगा वो कैसा होगा मैक्सिमम होगा। क्लियर है, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी बन जाएगी P इंटू ई। ये आपका फर्स्ट स्पेशल केस। सेकंड में क्या बनाएंगे कि ये मिनिमम कब होगा। मिनिमम में आपकी वैल्यू जो है आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा को 0 कर दें, अगर थीटा को 0 कर दें तो क्या होगा, देखिए आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उस टाइम पे जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा 0। इन दो स्पेशल केस से दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप बनते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पुट कर दें, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है, मतलब माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज इधर। क्लियर है, ये डिस्टेंस। तो आपका एंगल कितना हुआ, देखिए P की डायरेक्शन भी यही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो उस टाइम पे उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा 0। क्लियर है। अब आपसे पूछे सेकंड क्वेश्चन में कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखें कि उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो वो किस केस में देखा था हमने, जब एंगल 90 हो। तो ऑप्शन आपको दिए मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दो, पैरेलल रख दो, 45 डिग्री के एंगल पे रख दो, 30 डिग्री के एंगल पे रख दो, तो किस एंगल पे मैक्सिमम लगेगा 90 पे, 90 आपका परपेंडिकुलर। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं आगे, ये इसने केस बनाया हुआ यहाँ पे जो मैक्सिमम का केस हमने किया था कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे बनेगी। अब यहाँ से हम डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन देते हैं, जो हमारा डायपोल मोमेंट P है उसको डिफाइन करते हैं। देखिए आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है PE साइन थीटा। अब जब हम ऐसी टर्म को डिफाइन करते हैं तो बाकी सब टर्म की वैल्यू क्या कर देते हैं हम 1 कर देते हैं। साइन थीटा 1 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं 1 यूनिट है। क्लियर है। तो इस केस में डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डायपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि हमारा जो डायपोल मोमेंट P है वो किसके बराबर है टॉर्क के, तो हमारा डायपोल मोमेंट P किसके इक्वल होगा टॉर्क के इक्वल होगा
जो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगेगा। कब? जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रख दें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी हो? यूनिट। यूनिट का मतलब 1। क्लियर है? तो यहाँ से हम डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब तो हमने किया था कि डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगर इस डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। ध्यान रखना, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू जो होती थी आपके पास वो क्या होती थी? 0। लेकिन नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी? PE sin थीटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कैसा? 0 और टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा। अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हो। आपने अभी देखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था? इस प्रकार का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्पेसिंग क्या हो? इक्वल हो, इक्वल दूरी पे हो। अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म दिखाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से। ध्यान रखना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी अगला टॉपिक हम करेंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो देखिए, यहाँ पे तो इनके बीच का स्पेस इतना ज्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का स्पेस ज्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और जहाँ पे उनके बीच का स्पेस कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस प्रकार का फील्ड हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब देखते हैं कि अगर इस प्रकार के फील्ड में हम अपने डाइपोल को रख दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यहां से देखते हैं। अब हम जब अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसको हम दो तरीके से रख सकते हैं। या तो उसको उसके पैरेलल, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट P हो। डाइपोल मोमेंट P इधर होने का मतलब क्या है? माइनस क्यू इधर होगा और प्लस का जो क्यू है आपका वो इस तरफ होगा। क्लियर है? तो उस केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस देखते हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों के केस हमें देखने हैं। अब ये देखिए, आपका ये डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ, और ये डायरेक्शन आपकी डाइपोल मोमेंट की। अब इस प्लस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये हमने बताया था, प्लस के ऊपर चार्ज जो है, जो प्लस चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ये दिखाया हुआ है। नेगेटिव के ऊपर कहाँ लगेगा? इस तरफ। क्लियर है? अब ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम जैसे जैसे इधर आगे जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो आपको पता फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इधर वाला फोर्स आपका ज्यादा, इधर वाला फोर्स आपका कम। तो नेट फोर्स की बात अगर हम करें तो नेट फोर्स किधर लगेगा? देखो, इधर वाला फोर्स ज्यादा है और इधर वाला फोर्स आपका क्या है? कम है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आपकी? इधर की। क्लियर है? हमने यूनिफॉर्म में क्या देखा था? नेट फोर्स 0 होता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? नेट फोर्स की डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी। क्लियर है? जो डायरेक्शन किसकी? हमारी डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, मतलब इस तरफ हम आगे जाएंगे तो हमारा फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बढ़ेगी। तो फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट केस तो हमें यही देखना था कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता। अब ये तो हमने इसको किया था इसके पैरेलल में। अब दूसरा केस हम करते हैं कि अगर हम इस डाइपोल को उल्टा रख दें, रिवर्स रख दें, तो ये देखिए यहाँ से इसका सेकंड केस है। अब ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यही सेम इस तरफ वाली, लेकिन जो हमारी P की डायरेक्शन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया। P की डायरेक्शन हमने ये कर दी, तो माइनस क्यू चार्ज इधर हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इधर। ये आपको यहाँ दिखाया गया है। क्लियर है? तो देखिए, जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ। जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इस तरफ। अब इस केस में नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी? इस तरफ। क्यों होगी? क्योंकि नेगेटिव के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो जो माइनस क्यू ई होता था उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली। तो आपकी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो यहां से आपको क्वेश्चन ऐसे समझना है कि जब हमारा डाइपोल रिवर्स डायरेक्शन में हो, मतलब एंटी पैरेलल हो, तो हमारा नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी?
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, कि जिस तरफ हमारा फील्ड बढ़ेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर हमारा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में हो तो हमारा नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, दिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो केस आपको नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए स्टडी करने थे। क्लियर है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।